Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yeah, so tell me, क्या doubts हैं? किसी को कुछ भी पूछना है? मैम कैपिटल बजटिंग का टॉपिक। कैपिटल बजटिंग। अच्छा, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। यस कार्तिक। मैम ये जो एक्सेस में हम जैसे टेबल बनाते हैं, सबसे जो आपने जैसे बताया था कि वो एक्सपीरियंस में जाके अगर हमें खुद लिस्ट बनानी पड़ती है लुकअप विजार्ड से, तो उसमें आपने कहा था एक लिमिट टू यूज का ऑप्शन, लिमिट टू यूज का ऑप्शन लिस्ट, यस उसका ऑप्शन आता है, तो वो मेरे पास नहीं आ रहा ऑप्शन, मतलब उसे टिक नहीं करने का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। इट्स ओके, तुम्हारे में दैट मींस वो कर ही नहीं रहा होगा, वो सिर्फ लिस्ट में ही दे रहा होगा। इट्स ओके मैम और एक बार इसमें जो फॉर्म बनाना सिखाया था आपने 11th को, वो भी एक बार बता दीजिएगा। Okay, so first of all, let me take your attendance so that those who are here only for attendance can leave. Have marked your attendance. Those who want to leave can leave. और सिर्फ कैपिटल बजटिंग समझना है, रेशियो एनालिसिस तुम लोगों को आता है या वो टेस्ट में नहीं है तो इसलिए पढ़ना भी नहीं है? अभी तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया ना, टेस्ट की वजह से। तो ये तो लास्ट टेस्ट है, मतलब रेशियो एनालिसिस पे तुम ध्यान ही नहीं देने वाले। अभी क्या, कभी नहीं देने वाले। सेकंड आई एम ओपनिंग माय एक्सेल। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत स्लो हो गया सिस्टम।
Okay, so what's capital budgeting? It's about deciding about long-term investments, could be buying new assets. So something that involves investment, that involves money, that will be invested for a very long time. So what you will need whenever money is involved, what do? We have to compare the inflows and outflows. Simple. Whenever in any decision money is involved, we compare the inflows and outflows. If inflows are more than outflows, it's a beneficial investment opportunity for us. We go ahead, right? Now, if I have to decide about buying a new machine, I will know the cost of that machine right now, right? But I don't know exactly what will be my cash inflows because of using this machine. Okay? So what do we do in finances? We always calculate the expected inflows, that we expect that over, say, this machine will be used for next 5 years, and over the 5 years, these will be my expected inflows. Okay? So expected cash inflows के basis पे हम decision लेते हैं. Now, all these decisions are called capital budgeting decisions. Capital budgeting decisions. ये अगर आप लोगों ने बाद में FM सिलेक्ट किया 5th या 6th सेमेस्टर में जब भी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे. हम यहाँ पे बहुत बेसिक बस कवर कर रहे हैं. So there are different techniques for taking such capital budgeting decisions. Different techniques, okay? हमें कंप्यूटर्स में सिर्फ 2 टेक्निक सीखनी है, NPV and IRR. NPV is net present value and IRR is internal rate of return. So just 2 techniques. NPV, net present value, and then we have IRR, called the internal rate of return. As I said, what we have to do is we have to compare the inflows and outflows. अगर मेरे को पता हो कि आज के टाइम पे inflows will be 1,20,000 and outflow will be 1 lakh, तो क्या होगा? Inflows are greater than outflow. 20,000 का मुझे सीधा सीधा बेनिफिट है, so I'll go ahead with this. With 20,000 मैंने कैसे निकाला? इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस कर दिया. ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं? हम इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को बस माइनस करके देख लेते हैं. अगर इनफ्लोज ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम इन्वेस्ट कर देंगे. अगर कम है तो हम नहीं करेंगे. ठीक है, इट्स जस्ट दैट since the inflows will be happening over a period of time, over say next 5 years, उनकी टाइम वैल्यू विल बी डिफरेंट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. आज के टाइम पे उनकी क्या वैल्यू है, फिर उस वैल्यू में से आज के टाइम की वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हम माइनस करेंगे. गेटिंग द पॉइंट? मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज. जनरली आउटफ्लोज हमें आज के टाइम पे देने होते हैं, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. इन रियल लाइफ अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मशीन में हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं. तो अगर मैं कोई मशीन खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरा आउटफ्लो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तो उस आउटफ्लो की भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्चुअल में अगर हम बात करें. ठीक है, हमारे काम के लिए आउटफ्लोज हमें आज की डेट पे दिए होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज. यहाँ पे एक्सेल में इफ यू हैव रेगुलर पेमेंट्स, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 ऐसे करके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी क्या वैल्यूज हैं, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सम निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड एनपीवी. Just remember this thing. Do not get confused with Excel's NPV formula and FM's NPV formula. ठीक है, FM में क्या हो रहा है? इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर रहे हैं. एक्सेल क्या करता है? वो हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कैलकुलेट करके देता है. उसमें से आउटफ्लोज हमें अब भी माइनस करने पड़ेंगे अपने आप. ठीक है, तो से यू हैव क्या करना होगा इसमें? हमें मोस्टली 2
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कंपेयर करना होगा. सो यू हैव से 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, whether to invest in this one or to invest in this one. So the option 1 में cash outflows are 1 lakh, option 2 में 1,20,000. Cash inflows for year 1, then year 2, 3, 4, 5. से है हमारे पास say these are the given details of the question. आउटफ्लोज आज के टाइम पे है, इनफ्लोज जो है वो आने वाले 5 सालों में है. ठीक है. IRR जब हम NPV कैलकुलेट करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग, IRR कैलकुलेट करने के लिए अभी बताऊंगी क्या होता है. IRR कैलकुलेट करने के लिए हमें आउटफ्लोज को नेगेटिव साइन देना ही पड़ेगा. IRR में वो सिर्फ हमसे पूछता है इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है. ठीक है. वो भी हमसे सेपरेटली नहीं पूछता, वो बस बोलता है जो भी कैश फ्लोज है सारे दे दो. तो जब हम माइनस साइन लगाएंगे तो उसे पता चलेगा कि अच्छा ये आउटफ्लोज है. अगर नहीं लगाएंगे तो वो सबको इनफ्लो कंसिडर करेगा. ठीक है. तो IRR के लिए हमें कैश आउटफ्लोज में माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट NPV? NPV के लिए इक्वल्स टू NPV रेट एंड वैल्यू. हमने प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट और भी पहले डिस्कस किया है ना? यस मैम. तो प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है ना? तो इसमें भी वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि रेट बताओ क्या है. दिस रेट विल जनरली बी गिवन टू अस. सो से रेट भी हमें गिवन है. equals to NPV rate and then value 1 value 2. value 1 value 2 में मैंने क्या बोला है, जो सिर्फ हमें जिनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो लेना पड़ेगा. तो सो ऑल द इनफ्लोज फ्रॉम ईयर 1 to 5 ब्रैकेट क्लोज. तो ये क्या करेगा, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का सम निकाल कर दे देगा हमें. बट एक्चुअल में फाइनेंस में NPV में क्या करना पड़ता है, आउटफ्लोज को माइनस करना पड़ता है. आउटफ्लोज को सिंस हमने ऑलरेडी माइनस करके लिखा हुआ है तो हम प्लस आउटफ्लो. प्लस आउटफ्लो. ठीक है. अभी मेरा आंसर ना परसेंटेज में आ रहा है तो हम इसको सेल का फॉर्मेट हम यहाँ से नंबर चेंज करके करेंसी कर सकते हैं. सबने कैलकुलेट कर लिया? आंसर देखो हमारा क्या है, -15,919. अगर हम वैसे देखें तो इन पांचों की का सम क्या है, 1,10,000. 1,10,000 में से अगर हम 1 लाख का आउटफ्लो माइनस करें तो 10,000 पॉजिटिव आना चाहिए. बट हमारा आंसर क्या है, -15,000. दैट मीन्स इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू जब हमने की ना तो वो 1,10,000 की जगह वो अराउंड 85,000 रह गई.
वो उन सब की आज की डेट में वैल्यू इज 85,000 रुपीज ओनली। ठीक है, अब ऑप्शन 2 के लिए अगर हमें करना है, कुछ नहीं करना, सीधा इसको कॉपी करेंगे, आई मीन इस फॉर्मूला को इधर ड्रैग कर देंगे। यहाँ तक बोलो, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एनपीवी की, हम हमेशा वो कंसीडर करते हैं। जैसे ऑप्शन 2 है, अगर ऑप्शन 1 की जो एनपीवी की मैक्सिमम वैल्यू, हम उसे हमेशा कंसीडर करेंगे फाइनल सेलेक्ट करने के लिए। यस मैम। यस, अगर इन केस अगर बी की वैल्यू ज्यादा आई एज कंपेयर टू ए, बट जो बी है वो नेगेटिव है, तो दोनों ही अभी फिलहाल दोनों ही नेगेटिव है ना? यस मैम। मतलब दोनों में ही लॉस होगा। यस मैम। तो आइडियली नन ऑफ देम शुड बी सिलेक्टेड, है ना? अगर दोनों ही प्रोजेक्ट्स में, दोनों ही ऑप्शंस में लॉस हो रहा है तो हमें क्यों इन्वेस्ट करना है ऐसे में? यस मैम। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हो तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। अगर पॉजिटिव हो दोनों तो हमारा आंसर क्या होगा? जिसमें ज्यादा है बेनिफिट, जिसका एनपीवी ज्यादा है, वो हमें सिलेक्ट करना है। कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें एक ऑप्शन में पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी और दूसरे ऑप्शन में नेगेटिव आ रहा है, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, उसमें क्या क्या सिलेक्ट करेंगे हम? पॉजिटिव वाला एनपीवी। हाँ, पॉजिटिव मतलब हमें उसमें से उतना प्रॉफिट मिल रहा है, नेगेटिव मतलब उतना लॉस हो रहा है, सीधा प्रॉफिट वाला हम सिलेक्ट करेंगे। इवन इफ मैम जो उस वाला ऑप्शन है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रॉफिट एनपीवी। हाउ इज दैट ऑप्शन ग्रेटर? मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम में, नंबर स्केल में वो नेगेटिव वैल्यू तो कम ही होती है ना पॉजिटिव से। यस मैम। तो फिर वो ज्यादा कैसे हुई? कम ही तो होगी। किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू आईआरआर। आईआरआर में क्या करना है? गिव मी अ सेकंड। सो आईआरआर में क्या होता है? आईआरआर इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या कर रहे हैं, लॉजिकली समझो तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी रेट को यूज करके इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हमें वो रेट ना दिया हो तो आईआरआर इज दैट रेट at which present value of inflows is equals to present value of outflows। मतलब कि कितना मिनिमम हम इस ऑप्शन में, अगर हम इस ऑप्शन को एक्चुअल में सिलेक्ट कर लें, इसमें इन्वेस्ट कर लें, तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आज तुम कहीं पे 100 रुपए लगाओ एंड आफ्टर 5 years उसकी वैल्यू इज 150 आफ्टर 5 years। ठीक है, एक सिंपल तरीका क्या होता है मेरे पास रिटर्न निकालने का कि कैसे हमारा रिटर्न, कितना रिटर्न होगा इसमें, 100 की वैल्यू 150 हो गई तो 50 रुपीज का रिटर्न, और परसेंटेज टर्म्स में निकालना होगा तो 50 ओवर कॉस्ट दैट इज 100, तो 50%। डू यू ऑल गेट दिस थिंग? Yes, this is the normal। ठीक है, 50%। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद 5 सालों के बाद मेरी वैल्यू 150 हो गई। सो व्हाट इज दैट रेट ऑफ रिटर्न? मतलब मैं उसमें कितना रिटर्न अर्न कर रही हूँ कंपाउंडिंग के बेसिस पे। तो उससे मैं आर एक निकाल सकते हैं हम, मतलब 150 is equals to 100 into 1 plus r raised to the power 5।
and we can solve for r in this equation, है ना? वैसे कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, एक्सेल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? IR जो कैलकुलेट करना होगा IRR, तो उसका फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू IRR, उसके बाद जो आउटफ्लोज है और जो इनफ्लोज है वो टोटल कॉलम सेल सिलेक्ट कर देंगे तो वो IRR कैलकुलेट कर देगा एक्सेल। Vineet, what was my question? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैम जो जैसे आपने जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे एक्सेल में? गिव मी दिस आंसर। Everyone, there are I think around 20 students in this class. Please tell me how can we solve this equation on using Excel? I'm not saying कि कोई फॉर्मूला यूज करना है आपको, बस इस कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन अगर हमें एक्सेल पे सॉल्व करना है तो वो कैसे होगा? दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू। क्या करें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? कहीं से कुछ तो स्टार्ट करो। मैम आर की वैल्यू है, हम उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है 50 ऐड कर सकते हैं ना, तो वो 100 इंटू 1 प्लस 50 और फिर इंटू 5/5 ईयर आ जाएगा। क्या मिलेगा उससे? मैम जो एक्चुअल आरआरआर जो IRR जो है वो मिल जाएगा उससे। कैसे मिल जाएगा? वो तो आप सीधा खुद ही 50% यूज कर रहे हो ना। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं सुन रहे क्या कोई भी? मैंने बोला था वो 50% क्या है, दैट वाज जस्ट वन ऑफ द वेज कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो 5 सालों में हमारा रिटर्न हो गया 50% का। ठीक है, अगर हम ये नॉर्मली ऐसे बात नहीं करें, अगर हम देखें कि हमारा एनुअल रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग अगर हमें निकालना है तो हम उसके लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया कि हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इक्वेशन, नॉर्मल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग यू, अगर आप अपने नॉर्मल कॉपी पे ये लिखते इस इक्वेशन को तो इसके बाद कैसे सॉल्व करते? यही तो पूछ रही हूँ, बताओ। वन स्टेप बाय स्टेप बताओ। मैम प्रिंसिपल इनटू r इनटू t टाइम पीरियड, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड फॉर व्हिच द प्रिंसिपल अमाउंट इज बीइंग इन्वेस्टेड। विनीत, उससे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहे हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑलरेडी लिखकर दे दी, दैट अमाउंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। आर इसमें हमें फाइंड आउट करना है। आई एम सिंपली आस्किंग यू, नोटबुक में अगर आप लोग ये इक्वेशन लिखोगे तो उसके आगे क्या करोगे? कुछ तो बोलो। आपको लेफ्ट साइड ले जाएंगे ना 150 by 100। तो क्या होगा? बोलो तो सही। 1.5 रह जाएगा। 1.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r रेज टू द पावर 5। करेक्ट? फिर क्या करेंगे? जस्ट टेल मी नोटेशंस की फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए? आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे कर पाओगे, बट क्या होना चाहिए इसके बाद? मैम शिफ्ट का रूट आ जाएगा। 1.5 रेज टू द पावर 1/5 करेक्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस r। ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। एक्सेल में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अब इजीली। हम पेपर पे 5 रेज टू द पावर 1/5 हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट हम एक्सेल में तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू 1.5 रेज टू द पावर 1/5, यही लिखना है हमें। आ गया आंसर 1.084472। तो इससे हमारे पास r क्या आया? This -1, so 0.8447, which is equals to
0.08447. So R will be 8.45% per annum. जब हमने नॉर्मली देखा तो हमें ओवर 5 years 50% का रिटर्न मिल रहा था. अगर मैं उसे एनुअल बोलूं भी तो हम क्या कर देंगे, 50% डिवाइड बाय 5 तो हम बोल देंगे 10% का रिटर्न मिल रहा है. बट जब हमने कंपाउंड करके देखा तो हमें पता चला कि इट्स एक्चुअली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 8.45%. मतलब अगर हम आज के टाइम पे 100 रुपए लगाएंगे एट 8.45% पर एनम कंपाउंडिंग, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू 150 हो जाएगी. सो कुछ हमने करके आर निकाला. दिस आर इज नथिंग बट आर IRR. ठीक है, तो अगर हम इसकी एक बड़ी सी इक्वेशन बना दें, क्या इक्वेशन, 1,20,000 should be equals to 25,000 into 1 plus R plus 35,000 into 1 plus R स्क्वायर. नहीं, गड़बड़ कर रही हूँ ना मैं, रुक जाओ. इन सब की प्रेजेंट वैल्यू होगी. चलो छोड़ो, प्रेजेंट वैल्यू तुम अपने फाइनेंस में ही पढ़ना, अभी छोड़ो. इतना क्लियर है तुम्हें, एक वैल्यू से तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि जो रेट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है दैट रेट इज कॉल्ड IRR. अगर वो एक की जगह 5 वैल्यूज हो जाएंगी तो हम उसका अलग से कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं. ठीक है, तो वो IRR निकालते कैसे, अब हम इसमें एक्सेल में सीधा एक फॉर्मूला है हमारे पास, IRR इक्वल्स टू IRR एंड देन वैल्यूज. वैल्यूज में क्या करेंगे, आउटफ्लो से लेकर इनफ्लोज तक सारी वैल्यू दे देंगे. इसीलिए मैंने बोला था IRR के लिए हमें आउटफ्लोज के आगे माइनस लगाना पड़ेगा. अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसे नहीं पता कौन सी आउटफ्लोज है कौन सी इनफ्लोज है. ठीक है. सेकेंडली, इस IRR फॉर्मूला की दूसरी कंडीशन क्या है कि आउटफ्लोज तो आज ही होंगे और इनफ्लोज अगले 5 सालों में ही होंगे. मतलब ये इसकी अजम्पशंस हैं. अगर कुछ और होता है, अगर 5 साल की जगह आगे फर्स्ट ईयर देन थर्ड ईयर देन फिफ्थ ईयर ऐसे करके होगा, तो दिस फॉर्मूला, दिस IRR फॉर्मूला विल नॉट गिव अस द राइट आंसर. ठीक है. बस इसी को इधर ड्रैग भी कर देंगे. उसने हमसे एक तो बोला था वैल्यूज में सारे आउटफ्लोज इनफ्लोज देने. दूसरा उसने बोला था गेस इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कि इफ यू वांट टू गिव अ वैल्यू, तुम्हें लगता है इसके आसपास होगा तो तुम दे सकते हो, जरूरी नहीं है. ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है वो. आपको लगता है कि IRR की वैल्यू वुड बी अराउंड 5%, तो आप 5% दे सकते हो, देना चाहो तो. यस कार्तिक. तो फिर ये थर्ड या फिफ्थ ईयर के लिए अगर पूछे तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला कोई लगा? तुम्हारे कोर्स में वो नहीं है एक्चुअली, उसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं. ये तुम लोग ना फाइनेंस में अच्छे से समझोगे. आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इफ यू वांट, बट सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उससे. ठीक है, तुम अभी ये समझो, तुम्हें नहीं करना वो 1, 3, 5 वो सब नहीं करना. Still you want to understand, I am happy to explain, but after everyone is gone, ताकि बाकी सबको कंफ्यूज ना करें. ठीक है, तो अब ये दोनों समझ में आ गया. NPV कैसे कैलकुलेट करना है, IRR कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, तो कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में ये दोनों चीजें होती हैं. अच्छा, ये मेरा 3% और 9% आ रहा है. हम यहाँ से हम इसका डेसिमल प्लेसेस बढ़ा देंगे ताकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मिल जाए. वी ऑल नो ना कि वो ऊपर नंबर वाले ग्रुप में डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज करने के ऑप्शंस है. ये ऐसा लेख. मैम कौन से टॉपिक आ रहे हैं? पेरोल, कैपिटल बजटिंग एंड एक्सेस. रेशियो और रेशियो नहीं, एक्सक्यूज मी मैम. रेशियो इज वैसे वेरी इजी, तो इसलिए मैं वो टेस्ट में नहीं दे रही हूँ. बोलो. मैम एक पेरोल का छोटा सा क्वेश्चन करवा दो कोई. पेरोल का छोटा सा क्वेश्चन,
अच्छा रुक जाओ, ये वाला फिनिश कर लें हम। ओके मैम। इसके बाद हमें क्या होगा, एक ग्राफ बनाने को बोल सकता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट एनपीवी एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर उसने बोला कैलकुलेट एनपीवी एट 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ठीक है, और बोले कि इन सब डिफरेंट परसेंटेजेस यूज करके कैलकुलेट एनपीवी एंड देन ड्रॉ सुटेबल ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे फॉर, उसने नहीं, वो क्वेश्चन में ना स्पेसिफाइड होगा कि फॉर विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स हमें करना है, तो से वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। तो हम एनपीवी तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है, इक्वल्स टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन, रेट में हम इस बार 1% दे देंगे, वैल्यू में हम सारे कैश इनफ्लोज दे देंगे एंड देन बाद में प्लस आउटफ्लो। उसके बाद हमें यही सेम फॉर्मूला हर एक परसेंटेज के लिए यूज करना है, तो हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को फिक्स कर देंगे, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को फिक्स कर देंगे, परसेंटेज को फिक्स नहीं करेंगे, इन सबको इधर ड्रैग कर देंगे, सब सेल्स का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, ये प्रोबेबली मेरा आंसर परसेंटेज में आ रहा है इसलिए इतना बड़ा है, आई विल हैव टू चेंज इट टू करेंसी। The answers are now visible. मैम प्लीज एक बार और बताने एनपीवी का फॉर्मूला। इक्वल्स टू एनपीवी, रेट में वही परसेंटेज, देन वैल्यूज मांग रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, उनमें सारे कैश इनफ्लोज एंड एंड में प्लस आउटफ्लो। We have to fix inflows and outflows so that one formula can be used and dragged for 5 different percentages. Done. इसके बाद ग्राफ, ग्राफ के लिए इंसर्ट and scatter with smooth lines. Scatter with smooth lines मेरा बाय डिफॉल्ट वो खुद ही बनकर आ गया है। अगर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा में जो भी हमारे पास आ रही है, अगर यहाँ पे 2 आ रही है तो हमें हटाना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक सीरीज दिखानी है यहाँ पे एनपीवी। ठीक है, अगर एक ही आ रही है तो उसे एडिट कर सकते हैं। नेम में क्या नेम देना है, एनपीवी, तो ईदर सिलेक्ट द एनपीवी वाला सेल और राइट डाउन एनपीवी ऑन योर ओन। एक्स वैल्यूज में विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे हमें सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने हैं, y values में all the NPV calculated NPV values, तो ताकि y axis पे सारे वो रुपी टर्म्स में NPVs आ जाए। And okay, you get the graph. एक्सेस के टाइटल जरूर देने हैं। अभी तक आई होप अब सबको आ गया होगा, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। एक्सेस के टाइटल जरूर देने हैं। चार्ट का टाइटल अगर नहीं हो तो चार्ट का टाइटल भी देना है। ठीक है, डन। यहां तक डाउट किसी को?
Last thing is your decision. Out of the two options, which one has to be selected? ठीक है, तो जनरली हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो क्या है कि जिसका भी एनपीवी इज हायर, दैट प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, राइट? सिमिलरली फॉर आईआरआर ऑल्सो. आईआरआर क्या है? इफेक्टिवली हम उस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न मिलेगा. तो ऑप्शन 1 से हमें 3.37% का रिटर्न मिलेगा, ऑप्शन 2 से हमें 9.46% का रिटर्न मिलेगा. सो विच इज प्रेफरेबल टू अस? ऑप्शन 2 इज प्रेफरेबल टू अस. ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे. if NPV of first option is greater than NPV of second option, then what? तब यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन 1. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑप्शन बिकॉज हमारे पास ऑप्शन था. अगर क्वेश्चन में आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोजेक्ट ए. ठीक है, सो देन ऑप्शन 1 in double inverted commas because we want this text to appear. Otherwise what? Option 2. अगर फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए ऑप्शन 1, अदरवाइज ऑप्शन 2 लिखा होना चाहिए. इसी को हम ड्रैग करके आईआरआर वाले सेल में भी कर देंगे बिकॉज क्राइटेरिया उसमें भी सेम है. हम यहाँ पे एक्सेल सीख रहे हैं जिसमें मेरे को ये देखना है तुम लोगों को क्या फॉर्मूला समझ में आ गए हैं, आप क्या अप्लाई कर सकते हो क्या नहीं. तो हमने यहाँ पे डिसीजन में फॉर्मूला डाल दिया, बट इन रियलिटी अगर हम एनपीवी क्राइटेरिया लेते हैं देन नन ऑफ दीज ऑप्शंस शुड बी सिलेक्टेड. नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर. अब बोलो, कैपिटल बजटिंग में किसी को कुछ डाउट है? नो मैम. ओके, देन नेक्स्ट डाउट वाज कार्तिक्स एक्सेस का फॉर्म. एक्सेस का भी फॉर्म और पेरोल का क्वेश्चन. तो इन दोनों, अगर इन दोनों चीजों में आपको डाउट है तो यू कैन स्टे, एल्स यू ऑल कैन लीव. I've already marked the attendance. Whoever wants to leave can leave. कार्तिक, तुम्हारे पास बना हुआ है एक्सेस का कोई डेटाबेस? नहीं मैम, बनाया था बट सेव तो नहीं किया. तो मैं तो आपको जो भी उतना वहाँ पे ठीक है रात नहीं होते बट फिर भी ओके. सो फॉर्म के लिए हमें क्या करना है? क्रिएट पे जाके फॉर्म विजार्ड, उसके बाद वेरी इजी यार, जो जो चीजें वो चाहिए हमें फॉर्म में वो सारे डालते जाएंगे. सो वी हैव 2 टेबल्स हियर, कंसल्टेशन एंड पेशेंट्स टेबल. जो जो हमें उसमें से फील्ड्स डालनी है
Mount diagnosis. Then click next. फॉर्म का अच्छा ओके फॉर्म के अंदर भी एक सब फॉर्म करके आ जाता है या फिर एक लिंक बन के आ जाता है जिसपे क्लिक करके हमें करना पड़ेगा, वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल फॉर्म ही रखेंगे. नेक्स्ट, then the type, how do you want it to appear, look like, and what title do you want your want for your form. Finish. यहाँ पे जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए होंगे इन द 2 टेबल्स वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं लिखे हुए, ठीक है. तो नीचे देखोगे तो देखो रिकॉर्ड 1 of 4, तो 4 रिकॉर्ड्स तो यहाँ पे है ही जो मैंने एंटर किए हुए हैं. अगर नया डालना है तो यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड का, न्यू रिकॉर्ड, तो हम वो यहाँ से डालेंगे तो वो दोनों टेबल्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. कार्तिक और कुछ एक्सेस में नाउ? नेक्स्ट इज पेरोल. पेरोल का कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? नो मैम. मैम मैंने अभी सेट करा है. क्या? मैम ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड हो रहा है. बट मेरे पास नहीं है ना वो. कौन सा है या तो बताओ कौन सा क्वेश्चन सेंड किया. रिदम. ऑनेस्टली किसने बोला ये? विनीत, एक क्वेश्चन करा के क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा. पेरोल का एक क्वेश्चन कराने से क्या होगा? मैम देयर आर सो मेनी. दो पॉइंट पूछने हैं. अच्छा तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछो मुझसे आलेख. मैम एक जो पेरोल का क्वेश्चन था उसमें हमें डीए भी कैलकुलेट करना था, एचआरए भी देना था, तो मैम वो जो अलॉटमेंट होती है डीए और एचआर की उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है. मतलब हर बार तो वही मैं बोल रही हूँ, या तो स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछो. हर एक क्वेश्चन में अलग पॉइंट है, हर एक के लिए अलग फॉर्मूला यूज करना है. अच्छा पूछो सो दैट दोज हु आर हियर एंड जिनको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं दे कैन आंसर दोज क्वेश्चंस. पूछो. आलेख बोलो तुम्हें किन दो में डाउट है. आलेख चैट बॉक्स पे लिख दो या तो बोल दो क्वेश्चन, या तो पूरा चैट बॉक्स पे लिख दो. विनीत तुम बोलो डीए में किस में क्या क्वेश्चन था डीए का? मैम आपने एक क्वेश्चन करवाया था क्लास में, उसमें डीए भी अलॉट करना था हमें अपार्ट फ्रॉम सैलरी. तो मैम उसके कुछ क्राइटेरिया थे, क्राइटेरिया वाइज हमें वो डीए अलॉट करना था. मैम जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कंडीशंस लगती है. तो बोल रही हूँ मेरे को या तो क्वेश्चन दिखाओ ना क्या क्राइटेरिया है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है. बाकी अगर क्राइटेरिया है तुम्हारे जो तुम बोल रहे हो उसमें ये है कि इफ यूज करना पड़ेगा. 3 क्राइटेरिया है तो 2 इफ्स यूज हो जाएंगे, 2 क्राइटेरिया है तो 1 इफ यूज हो जाएगा. इफ बेसिक इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस थिंग तो फिर इतना होना चाहिए, अदरवाइज इतना होना चाहिए. ऐसे ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस. बट मैम जो पेरोल के क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. सो मैम वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बट वो लेंथी भी बहुत है एज कंपेयर टू एक्सेस और कैपिटल बस्टिंग. सो व्हाट्स द पॉइंट? बोलो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5:30 मेरी क्लास होती है, उसके बाद आप लोग फ्री होते हैं, है ना? तो अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है मैं दे दूंगी.
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब बस बंद करें क्लास। पूछ ही नहीं रहे, या तो स्पेसिफिक मुझसे पूछो मैम इस वाले पॉइंट में प्रॉब्लम है। 2 मिनट मैं पूछ रहा हूँ, अभी कंडीशन देख लो। आलेख तुम भी। मैम ये मैक्सिमम सब्जेक्ट टू अमाउंट होता है, इसमें क्या करते हैं? डीए का बेटा क्वेश्चन आप भेजो, पूरा चैट बॉक्स पे भेजो। रिदम हैज लेफ्ट, नहीं तो मैं बोलती हूँ उसको कि मुझे शेयर करे। मैम क्वेश्चन ये मैम एक बात पूछनी थी आपसे। अच्छा पूछिए। मैम जैसे जिसके मार्क्स कम है वो पासिंग मार्क्स के लिए क्या करे? अभी टेस्ट बचा है मैम जैसे और ज्यादा कम हो तो 20 मार्क्स का टेस्ट, अगर कम हो और ज्यादा। तुमने क्या किया अभी तक? कोई दिया है, नहीं दिया है? मैम जो भी टेस्ट हुआ था 2-3 दिन पहले वो दिया था मैंने, बस और असाइनमेंट वगैरह सबमिट करे थे। असाइनमेंट्स अगर तुमने वो नहीं किया होगा, वाइवा नहीं दिया होगा, तो असाइनमेंट्स कंसिडर नहीं हुए होंगे। 2655 अगर तुमने वाइवा दिया है तो वो असाइनमेंट्स कंसिडर हुए होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, पिछला टेस्ट और ये वाला टेस्ट, इन सब के मिला के भी तुम्हारे 40 नंबर नहीं होंगे। इस टेस्ट के बाद बात करना, नेक्स्ट टेस्ट के बाद बात करना, ठीक है? देखते हैं तब क्या स्टेटस रहता है तुम्हारा। Rhythm has joined back. Alek, if you have any questions, send it on group. Rhythm, you can forward it to me. ओके मैम। Everybody is waiting. बोलो, डाउट्स है क्या? जाएं हम। Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, in access question, आप मैम पहले फॉर्म बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, क्वेरी भी बनाएंगे। उसके क्वेश्चन में आपके मतलब ओवरऑल सब कुछ बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। हाँ ओके मैम। मैम उसमें टाइम बहुत लगेगा। मैं बोल तो रही हूँ, तुम लोग फ्री ही हो मेरी क्लास के बाद भी। मैं अपने आप ही डिसाइड कर लूंगी, अगर टाइम मुझे लगेगा तो मैं जरूरत है तो मैं दे दूंगी। हाँ ले, क्वेश्चन भेज दिया तुमने? मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। कौन से पॉइंट में डाउट है बोलो इसमें? मैम फर्स्ट एंड थर्ड। डीए? यस मैम। डीए ओके, सबको क्वेश्चन मिल गया? कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? डीए पार्ट कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? आप लोगों के टेस्ट हुए थे, कुछ लोगों को मैंने मार्क्स बता दिए थे, साथ में ये भी बोला था क्लास में आंसर करोगे तो मार्क्स अभी भी और बढ़ सकते हैं। कर दो अब आंसर। या कार्तिक? इसमें इफ फॉर्मूला लगेगा? नो, टेल मी द होल थिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन द होल थिंग। डीए पूरा का पूरा, इफ क्या प्रॉपर्ली कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर योर स्क्रीन, एक्सप्लेन इट। आलेख को समझ में आना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। मैम वो एक्चुअली ना ये मतलब ये दूसरा वाला पीसी है, इसमें एक्सेस है, मतलब वो मेन जो पीसी है उसमें मतलब वो फिर टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। नहीं तो बनाना क्या है? मैं बताऊं मैम? हाँ 1 मिनट रुको, बनाना क्या है कार्तिक इसमें? मैम एक्चुअली जो ये वाला अभी जिसमें पीसी से करंटली ज्वाइंड हूँ वो इसमें बहुत एक्सेल नहीं है? नहीं मैम, इसमें सिर्फ एक्सेस है, बहुत पुराना पीसी है ये। जो मेन पीसी है उसमें एक्सेल है और वो सब कुछ है। हर्ष, यू वांट टू गो अहेड? शेयर योर स्क्रीन, एक्सप्लेन दिस। पता करना है कि इसमें मैक्सिमम लगेगा या मिनिमम लगेगा। उसको बस ये कंफर्म करना है, बट अब इनकी मार्क्स की बात है तो प्लीज उन्हें पूरा एक्सप्लेन करने दो। आलेख बोलो हर्ष।
एंड थर्ड पॉइंट इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये पूछना है तुम्हें? यस मैम, इसमें डीए भी है। ठीक है, दैट्स ओके। एंड इज इट विजिबल? तो मैम इसमें मिन वाला फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि या तो डीए जो होना चाहिए वो 39% ऑफ बेसिक पे होना चाहिए, या तो मैम वो मिनिमम 2500 होना चाहिए। तो मैम इसमें 29% ऑफ बेसिक पे, तो मैम बेसिक पे ऐसी मैं लिख देता हूँ। 29 नहीं है, 39% है। सॉरी मैम, 39% ऑफ बेसिक पे। तुम हाँ नहीं तो ऐसे नहीं करो, बी कॉलम में कुछ बेसिक पेज लिख दो, 3 ऐसी लिख दो अपनी मर्जी से, कुछ भी। 10,000 लिख देता हूँ एक। नहीं 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 नहीं, ओके ओके ओके। बी कॉलम में 3 बेसिक पेज लिखो। 10,000 मैम इसमें मिन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मिन इज दिस एंड 39% ऑफ दिस, अदरवाइज 2500। और मैम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये आ जाएगा। मैम सबके सेम आ रहे हैं? यस सही लग रहा है? मैम कोई अमाउंट ढूंढना पड़ेगा मेरे को, ऐसे ढूंढो। 2500 आ रहा है, एक मिनट चेक करता हूँ। कार्तिक तुम्हें कुछ और कहना है? योर हैंड इज स्टिल रेज्ड। वो एक्चुअली अब दूसरे पीसी से भी कनेक्ट कर दिया मैंने, तो अगर थर्ड पॉइंट मैम एक है, एक वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। डालो। चेंज हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ चेंज हर्ष? एक मिनट, परसेंटेज तो लगा दो। परसेंट एग्जैक्टली मैम, परसेंटेज नहीं लगाइए। बता क्यों रहे हो तुम लोग? इसको मार्क देना, एक्स्ट्रा मार्क देना है मुझे। डन मैम। ठीक है, अब भी फिर से क्वेश्चन पढ़ो हर्ष। एक मिनट मैम, 39% ऑफ बेसिक पे होना चाहिए या मिनिमम 2500 होना चाहिए? इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर 2500 मतलब अगर 2500 से ज्यादा है तो वो 2500 हो जाएगा, और अगर उससे कम है तो 39%। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो एंड देन आंसर। मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। Subject to a minimum amount of 2500. Yes ma'am. मैम मैक्सिमम फंक्शन लगेगा। Right. कम से कम 2500, उससे ज्यादा तो कितना भी दे सकते हैं। तो जो थर्ड वाला तुमने 1950 किया है वो 1950 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला मिनिमम 2500 देना है, तो उससे कम कैसे दे सकते हैं हम? इसमें मैक्सिमम लगना था। कोई बात नहीं, चेंज करके चेक कर लेता। कार्तिक किसी को टर्न दे दे सीसीए की भी। मैम आपके रिसीवर से फिर Because it's they're almost similar. Go ahead हर्ष, तुम ही करो सीसीए का। इसके मार्क्स नहीं दे रही हूँ मैं डीए के, इसमें कुछ सही नहीं किया है तुमने। ओके ओके मैम, कौन सा करना है? सीसीए। नहीं पढ़ा नहीं है मैम, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना इस बार। आलेख तुम्हें समझ में आ गया? डीए में क्या हुआ था कि सब्जेक्ट टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 2500, जहां उसमें लिखा है कम से कम 2500 पे करना है,
उससे ज्यादा कितना भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का 39% 3900 आया है तो मुझसे 3900 ही पे करेंगे, किसी का 39% 5000 आया है तो मुझसे 5000 ही पे करेंगे, लेकिन किसी का अगर 1500 आया है तो हम उसे 2500 पे करेंगे। तो मतलब हम दोनों में से क्या पे करेंगे, कब कर रहे हैं, हमेशा जो ज्यादा वाली अमाउंट है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मैक्स। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम इसके अलावा और भी कोई चांस है क्या ऐसे? I don't know if people will ask questions, you will get more chance. विनीत तुम्हें अपना क्वेश्चन मिल गया? मैम जो आलेख ने क्वेश्चन भेजे ना उसका लास्ट पॉइंट डिडक्शन, ऐसे ही पूछ रहे हो? नहीं मैम सच में समझना है मुझे। कार्तिक तो तुम इसके डिडक्शंस पढ़ लो और वो समझा देना। हाँ हर्ष, मैं ट्राई कर रहा था, एक बार कर लूं। ये होता क्या है? सीसीएस सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, कि आप सिटी में रह रहे हैं तो आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो इसके लिए आपको महंगाई ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं, इसके लिए आपको एडिशनल कुछ अलाउंस मिल रहा है, दैट्स सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, सही लग रहा है अब ये वाला हर्ष का? यस मैम। Is it correct? Yes, Harsh, it is correct. So you will get one additional mark. कार्तिक, करना है तुम्हें डिडक्शंस? यस मैम। शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट आंसरिंग। आलेख, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे भी तो बताना। यस मैम। पहले राइट डाउन द थिंग्स ना जो रिक्वायर्ड है, सीधा वो तो फिर पूरा ही क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिडक्शंस सॉल्व नहीं करना, बस अपने आप ही कुछ भी वैल्यूज लिख दो। 3 वैल्यूज कुछ भी लिख दो, 10 एम्प्लॉइज नहीं, सिर्फ 3 एम्प्लॉइज की। जूम करो कार्तिक। बस बस बस।
इसके लिए विनीत एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, इज पीपीएफ पेएबल, उसमें यस नो कुछ एम्प्लॉइज को लिखना पड़ेगा हमें, एंड अज्यूम कि तुम्हारा टोटल करके ग्रॉस सैलरी आई है, ये जो इसने बी कॉलम में लिखा है, राइट? ग्रॉस सैलरी है ना ये? यस मैम। कार्तिक तुमको बोल रही थी मैं, ग्रॉस सैलरीज है ना? यस मैम, यस मैम, यस। और वहीं पे ऊपर ही लिखो फॉर्मूला, उन्हीं एम्प्लॉइज के अगेंस्ट करो। प्लीज एक्सप्लेन दिस। वो इसमें जो इसमें लिखा हो ना, क्योंकि राउंड टू नियरेस्ट भी वो भी करना है फॉर्मूला भी डबल। हाँ बोलो मैम, वो इसमें क्योंकि राउंड भी लिखा हुआ है ना, तो फिर वो वाला फॉर्मूला भी लगा के दिखाना। कहाँ राउंड का लिखा है इसमें? मैम वो ऊपर लिखा है कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रूपी, राउंडेड ऑफ टू। कहाँ लिखा है? नेट सैलरी इज कैलकुलेटेड एज ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शंस राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रूपी। हाँ तो वो तो नेट सैलरी में लगाएंगे ना। तो इसमें इफ फंक्शन लगा है, इफ जो अगर पीपीएफ पेएबल है यस, या अगर यस है इसमें, मतलब जैसे जो कि सेकंड ऑप्शन आएगा जिसमें यस है, तो वो 8% ऑफ ग्रॉस सैलरी पे करेगा, अदरवाइज 0, तो वो पीपीएफ उसका 0 आएगा उसमें। गॉट इट विनीत? अगर नो हुआ दैट मींस उसे पे ही नहीं करना, तो उसका पीपीएफ तो सीधा 0। ओके मैम। बैक स्पेस से हटा के एंटर प्रेस करो, बस एंटर। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करो। So 1 mark for this PPF calculation. Next TDS. डबल क्लिक करो। इसमें क्या है विनीत? राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 रुपीज। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट के लिए हमने राउंड लगाया, एंड टू 10 रुपीज मतलब मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 के लिए नम डिजिट्स में हम -1 कर देते हैं। ओके मैम। एनी अदर डाउट नाउ? मैम माइनस क्यों लगाते हैं? -1। हाँ कार्तिक बताइए। मैम हर्ष। हाँ कार्तिक बताइए, आंसर कीजिए हर्ष का क्वेश्चन। -1 मल्टीपल ऑफ 10 के लिए है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था नियरेस्ट 10 रुपीज। अगर ऐसी 100 होता तो हम -2 लगाते। नहीं 1 क्यों नहीं लगा सकते? वो 1 पॉजिटिव 1 विल गिव द नेक्स्ट नंबर, मतलब वो जो ग्रेटर वाला होता है, अवे फ्रॉम 0 के लिए होता है वो जो प्लस +1 होता है।
Away from 0 and near to 0 are for round up and round down. कार्तिक 1 का मतलब डेसिमल के बाद 1 प्लेस आ जाएगी, ठीक है? तो अगर 24.87 हुआ तो वो 24.9 कर देगा अगर हम 1 कर देते हैं तो, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिखने चाहिए। गॉट इट हर्ष? यस मैम, मतलब मैम वो पॉइंट के आगे चले जाता है। हाँ, पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हमें दिखने चाहिए वो हम लिख सकते हैं, नम डिजिट से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम 0 कर देंगे तो मतलब डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए। अगर -1 कर रहे हैं तो डेसिमल से लेफ्ट साइड वैल्यू अफेक्ट होगी, डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, दैट मींस वो मल्टीपल ऑफ 10 बन जाएगा। ओके, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से टेस्ट्स and Karthik 2 marks, 2 additional marks. Thank you, ma'am. Thank you, Vineet. अच्छा, क्या दोनों की ने पहले सेट कर रखा था? नहीं मैम, वो चांस मिस हो गया था ना, आपने पूछा, आपने कहा था कोई और डाउट पूछेगा तभी, तो इसलिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।